अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक कंट्रोल सिस्टम ट्रिपल ए 325 के अंदर ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन। इस टॉपिक में हम किसी भी सिस्टम की ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन स्टडी करेंगे और फिर उसको कैसे मैनिपुलेट किया जा सकता है अपनी मर्जी से और उसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है, इन स्टेप्स को देखेंगे। ये स्किल बहुत इम्पोर्टेंट है कंट्रोल सिस्टम के हिसाब से, क्योंकि कम्प्लेक्स सिस्टम या बड़े सिस्टम्स को आप छोटे छोटे सब सिस्टम में डिवाइड करते हैं और उसके बाद उन सिस्टम को आप रिप्रेजेंट करते हैं कंबाइन कुमुलेटिवली एक एक शेप में। तो अगर आप किसी पोर्शन पे काम करना चाहते हैं तो बेसिकली आपको उसकी रिप्रेजेंटेशन आनी चाहिए और उसकी मैनिपुलेशन आनी चाहिए कि उस सिस्टम को आप मैनिपुलेट कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको पता है कि किसी भी सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन जो होता है वो उसकी इनपुट और आउटपुट की इक्वेशन होती है या आउटपुट ओवर इनपुट की। जैसे इस केस में हमारे पास आउटपुट C1 है जबकि इनपुट R1 है, तो सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन कहलाएगा G1 और इसका फार्मूला बनेगा या ट्रांसफर फंक्शन होगा TF इज इक्वल टू C1 ओवर R1 इज इक्वल टू G1। तो G1 इस ब्लॉक का जो कि मैथमेटिकल मॉडल होगा और ये सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन कहलाएगा इस इनपुट और इस आउटपुट के हिसाब से। अगर आपके पास मल्टीपल सब सिस्टम्स हो और वो कैस्केड में लगे हुए हैं तो आप उनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं कुमुलेटिवली कंबाइन करके। याद रखें कि आपके पास जो ट्रांसफर फंक्शन है वो एस डोमेन में होता है, लिहाजा इसमें जितनी भी वैल्यूज गिवन है G1 G2 G3 या और भी कोई वैल्यू, इवन C और R, ये सारी एस डोमेन की वैल्यूज हैं। और यहाँ पे जो सब सिस्टम जो है, ये तीन सिस्टम ये तीनों कैस्केड में लगे हैं तो हम कंबाइन करके लिख सकते हैं G1 इंटू G2 इंटू G3। ये आपस में सिंपल मल्टीप्लाई हो रहे हैं एस डोमेन में। अगर टाइम डोमेन की बात करेंगे तो फिर ये वहाँ पे कन्वॉल्व हो रहे होंगे। पैरेलल ब्लॉक्स, आपके पैरेलल ब्लॉक जो है वो सिस्टम की सबमिशन और सबमिशन के लिए यूज होते हैं। इसमें सब्ट्रैक्शन और एडिशन दोनों शामिल है। अगर आपके ब्लॉक्स पैरेलल में रिप्रेजेंट किए गए हैं तो या तो वो टेक ऑफ करेंगे, जैसा कि यहाँ से एक पॉइंट से R1 को टेक ऑफ किया और तीन सिस्टम को एज इनपुट दे दिया, या फिर तीनों सिस्टम्स की जो आउटपुट थी उनको कंबाइन किया हमने पैरेलल पैरेलल में, तो वो सम होगी। तो अगर आपके पास सीरीज में लगे है तो ये मल्टीप्लिकेशन का केस होता है और अगर पैरेलल में लगा है तो ये समीशन का केस होता है। तो यहाँ पे आपको जो समर नजर आ रहा है इसमें नजर आता है कि हमारे पास तीन इनपुट्स आ रही हैं, दैट इज C1 C2 C3, जो कि एक्चुअली आउटपुट है G1 G2 और G3 की रिस्पेक्टिवली। तो हमारे पास कंबाइन जो सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन बनेगा वो बनेगा G1 प्लस G2 प्लस G3, इन तीनों का सम। यानी कि एक्चुअल में C1 C2 C3 इज इक्वल टू C इज इक्वल टू इसका ट्रांसफर फंक्शन CS ओवर RS इज इक्वल टू G1 प्लस G2 प्लस G3। अच्छा, उसके अलावा यहाँ पे जो आपको समर नजर आ रहा है, यहाँ पे आपको प्लस का निशान नजर आएगा, ये मल्टीपल प्लाई का निशान नजर आ रहा है आपको। इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, ये दोनों ही समिंग ब्लॉक को रिप्रेजेंट करते हैं। दोनों का टाइटल समिंग ब्लॉक है। किसी एग्जांपल में आपको ये प्लस का सिंबल नजर आएगा, किसी में आपको मल्टीप्लाई का नजर आएगा। इसका ये मतलब नहीं है कि यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब ये है कि समर ब्लॉक है और रिप्रेजेंट इस तरह से किया जाता है, तो इसमें कंफ्यूज ना होइएगा। कुछ एग्जांपल उगाटा में जिस तरह मल्टीप्लाई यूज हो रहा होता है, कहीं पे नाइस फॉर्म में प्लस यूज हो रहा होता है। तो समर ब्लॉक इज समर ब्लॉक, इट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन बोथ दीज वेज। आल्सो आपके एक समर ब्लॉक समर पॉइंट में मल्टीपल इनपुट्स हो सकती हैं और मल्टीपल आउटपुट्स हो सकती हैं। आमतौर पे हमारे पास एक आउटपुट होती है और दो या दो से ज्यादा इनपुट्स होती हैं। जैसे इस केस में नजर आ रहा है आपको कि सिस्टम में तीन इनपुट्स हैं, एक्स ऑफ एस, आर ऑफ एस एंड वाई ऑफ एस, और एक आउटपुट है दैट इज कॉल्ड सी ऑफ एस, जिसको हमने नाम दे दिया सी ऑफ एस का। तो एक्चुअली हमारे पास सी ऑफ एस इज इक्वल टू एक्स ऑफ एस प्लस आर ऑफ एस माइनस वाई ऑफ एस, क्योंकि यहाँ पे जो वाई है नेगेटिवली ऐड हो रहा है। तो ये नेगेटिव एडिंग एडिशन आप बहुत ज़्यादा देखेंगे हमारे कंट्रोल सिस्टम्स के अंदर। तो एक समिंग ब्लॉक में मल्टीपल इनपुट्स आपको मिल सकती हैं एज अ इनपुट, और एक आमतौर पे आउटपुट होती है, एक से ज़्यादा भी हो सकती है लेकिन आमतौर पे एक ही आउटपुट होती है, क्योंकि वहीं से हम ब्रांच निकाल लेते हैं, तो लिहाजा एक आउटपुट होती है। फिर आपकी जो आपके समर ब्लॉक्स हैं उनको आप
सीरीज में अगर आपके पास अटैच हुआ तो एक तो आप इनको कंबाइन करके लिख सकते हैं, जिस तरह, क्योंकि मैथमेटिकली आप देखें तो यहाँ पे इस समर ब्लॉक में ये S1 अगर इसका नाम दे दें और ये इसको S2 का नाम दे दें सेकंड को, तो S1 जो है दैट इज इक्वल टू आर एस प्लस एक्स ऑफ एस, और फिर उसमें वाई ऑफ एस फर्दर ऐड हुआ, तो माइनस वाई ऑफ एस इसमें ऐड हो गया जैसा कि इस डायग्राम में था। तो आप समर ब्लॉक तो एक तो आप मैथमेटिकली इसको ब्रेकआउट कर सकते हैं ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए, और दूसरा क्वालिटी ये है कि आप इनकी वैल्यूज को आगे पीछे कर सकते हैं, जैसा कि इस केस में हुआ कि पहले केस में हमने हमारे पास समर ब्लॉक में समर वन में आर एस और वाई ऑफ एक्स ऑफ एस ऐड हो रहे थे, फिर हमारे पास माइनस वाई ऑफ एस ऐड हुआ, तो हमारे पास ये इक्वेशन बन गई। जबकि इस केस में हमारे पास सबसे पहले आर ऑफ एस और माइनस वाई ऑफ एस ऐड हुए, और फिर हमने एक्स ऑफ एस को ऐड किया, तो हमारे पास इक्वेशन ये बन गई। तो इक्वेशन मैथमेटिकली करेक्ट है, लिहाजा हम समर पॉइंट्स में इनपुट्स को आगे पीछे कर सकते हैं, उससे इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये छोटी छोटी मैनिपुलेशंस हैं जो कि आप कर सकते हैं, उससे आपके सिस्टम की रिप्रेजेंटेशन पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, कुछ करेक्टली करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। फिर टेक ऑफ पॉइंट, ये जो पॉइंट होता है इसको टेक ऑफ पॉइंट कहा जाता है। अगर आपको एक ही सिग्नल मल्टीपल पॉइंट्स पे चाहिए तो आप वहां से टेक ऑफ करके तो उसको यूटिलाइज करते हैं, इस ऐसे पॉइंट को टेक ऑफ पॉइंट कहते हैं। यहाँ पे इस टेक ऑफ पॉइंट पे जो सिग्नल था दैट R1, वो हमारे जीवन में चला गया, और वही सिग्नल हमने टेक ऑफ करके तो G2 को भी अप्लाई कर दिया, लिहाजा टेक ऑफ हमारे पास दो हो गया। अब हमारे पास दो आउटपुट्स हैं इस केस में, दैट इज C1 एंड C2, जो कि आउटपुट्स हैं G1 और G2 की रिस्पेक्टिवली, और दोनों को इनपुट सेम जा रही है R1। तो आप इनमें इनके अलग अलग फार्मूलाज बना सकते हैं, दैट इज C1 इज इक्वल टू R1 इंटू G1, इस तरह C2 इज इक्वल टू R1 इंटू G2, तो आपको मल्टीपल इनपुट्स मिलेंगे। खैर टेक ऑफ पॉइंट का जिक्र था यहाँ पे। फिर आप टेक ऑफ पॉइंट पे मैनिपुलेशन क्या कर सकते हैं। अगर आप पास टेक ऑफ पॉइंट इस ब्लॉक के बाद अवेलेबल है, तो आपको ये नजर आ रहा है कि बेसिकली आपको एक ब्लॉक है जिसको इनपुट मिल रही है R1, इस ब्लॉक की आउटपुट है C1, और आपको यहाँ से एक टेक ऑफ पॉइंट मिला जो जो आपने इसको यहाँ से निकाला हुआ था आगे, जो कि फर्दर दो सिस्टम्स को जाके एक्टिवेट करा था, दो सिस्टम्स की इनपुट पे यूज हो रहा था। अब अगर अपने टेक ऑफ पॉइंट को आप ब्लॉक से पीछे ले जाएं, मूव करके इस ब्लॉक से पीछे ले जाएं, तो अब आपको इस एक तो इसका ऑलरेडी पॉइंट आपको मिल ही रहा है C2, यानी कि आपको R1 सिंपल ये है कि यहाँ पे अपने टेक ऑफ पॉइंट उठाकर इधर ले गए, लिहाजा आपकी ये वाली ब्रांच जो थी ये पूरी शिफ्ट हो जाएगी इस जगह पे। अब आपको R1 इंटू G1 इंटू इज इक्वल टू C1, वो तो ऐसे ही मिलेगा, इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसमें तो कोई मिस्टेक प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये ओवरऑल ब्रांच तो एज इट इज रहेगी, यहाँ पे C2 नहीं, यहाँ पे C1 रहेगा। दूसरे केस में अगर आप टेक ऑफ पॉइंट को जिस तरह अपने पीछे ले गए हैं, इस केस में जैसे नजर आ रहा है, तो अब आपको R1 और एक ब्लॉक फर्दर आपको यहाँ पे भी ऐड करना पड़ेगा G1 का, क्योंकि बेसिकली आपका जो ये वाला ब्लॉक था C1 या C2, जिसको हम इसके केस में इस इस स्लाइड को मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। अब हम बात कर लेते हैं बेसिक मैनिपुलेशंस की, हम जो ब्लॉक डायग्राम की बेसिक पॉइंट्स पे कर सकते हैं। टेक ऑफ पॉइंट हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है, दैट इज कॉल्ड C1। अब हम बेसिकली हमारे पास एक ब्लॉक था G1 का, इसको एक इनपुट मिल रही है R1, R1 सिग्नल मल्टीप्लाई होगा G1 से, तो हमें आउटपुट मिलेगी C1 की, वो वही हमने आउटपुट एक और पॉइंट पे किसी और सब सिस्टम को भी दे दी, तो C1 दो जगह पे अप्लाई होगी, एक इस सब सिस्टम के साथ और दूसरा इस सब सिस्टम के साथ। अच्छा, अगर हमें कभी जरूरत पड़ेगी इस टेक ऑफ पॉइंट को हमें शिफ्ट करना है पीछे के यहाँ पे, तो हमने इस टेक ऑफ पॉइंट को शिफ्ट कर दिया इस जगह पे। अब उससे ये होगा कि R1 मल्टीप्लाई बाई G1, ये C2, ये तो वो एज इट इज वैसे ही रहेगा, इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये वाला पॉइंट सेम है, ठीक है। लेकिन आपका ये वाला जो पॉइंट था, जो कि इस पॉइंट पे सेकंड वाले पोर्शन में इस जगह पे, अब आपका पॉइंट यहाँ पे चला गया, तो अब आपको सिंपल R1 मिल रहा है, जबकि C1 आपको चाहिए था मल्टीप्लाई बाई G1 के हिसाब से, क्योंकि G1 भी होना चाहिए था उसके अंदर, लिहाजा R1 और एक ब्लॉक और ऐड करेंगे G1 का, तो R1 इंटू G1 एक ब्लॉक ऐड हो गया, तो आपको जो आउटपुट मिलेगी वो मिलेगी ये C2। अब वो C1 और C2 एज इट इज सेम हो जाएंगे इस केस में, ठीक है। तो
यहाँ पे बताने का मकसद ये कि अगर आपने टेक ऑफ पॉइंट को पीछे शिफ्ट किया है तो नई ब्रांच में आपको उस ब्लॉक को फर्दर डुप्लीकेट करना पड़ेगा। ये है मैनिपुलेशन टेक ऑफ पॉइंट की। ओके इसको मैथमेटिकली यहीं पे ऐसे ही रिप्रेजेंट किया हुआ है। सी टू इज इक्वल टू एक्चुअली आर वन टू जी वन, हमारे पास बेसिक फार्मूला था। इस केस में सी वन इज इक्वल टू आर वन टू जी वन था और सी टू इज इक्वल टू आर वन टू जी वन सेम। तो हमने बेसिकली मैनिपुलेशन करके इसको रिजल्ट अपनी मर्जी से का अटेन कर लिया या करेक्ट रिजल्ट अटेन कर लिया। फिर समिंग पॉइंट की शिफ्टिंग। आपका समिंग पॉइंट इस यहाँ पे अवेलेबल है इस ब्लॉक के से पहले, लिहाजा आपके पास एक इनपुट जो आ रही है आर एस इंटू वाई ऑफ एस, आर एस प्लस वाई ऑफ एस, माइनस भी हो सकता है प्लस भी हो सकता है, इसकी बहस में नहीं जा रहा। ये आगे चला गया गलती से। ओके हम यहाँ पे थे। तो आपका समर पॉइंट जो है इसको दो इनपुट्स मिल रही हैं, दैट इज वाई ऑफ एस एंड आर ऑफ एस, किसी भी दो किसी और सब सिस्टम से होके आ रही हैं और यहाँ तक पहुंच रही हैं। अब यहाँ से आगे वो जीवन से मल्टीप्लाई होंगी तो आपको आउटपुट मिलेगी सी ऑफ एस। अब इसमें इसका अगर फार्मूला लिखे और एस को मैं रिप्रेजेंट मैं नहीं लिख रहा क्योंकि अंडरस्टूड बात है, एस्टिमेट में बात हो रही है। तो ये बनेगा एक्चुअली सी एस इंटू आर प्लस वाई, अगर प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, आर इंटू वाई, फिर होल होल मल्टीप्लाई बाई जी वन, तो आपको ये इक्वेशन बन जाती है। ये आपको सी एस मिल रहा है यहाँ पे। अब अगर जरूरत हो कि आपने समर को इस ब्लॉक से जीवन के ब्लॉक से आगे शिफ्ट करना है, तो ऐसे केस में इसका मतलब ये होगा कि आपकी ये शक्ल आ जाएगी। अब आपका आर ऑफ एस मल्टीप्लाई विद जीवन, ये आपको एक्स ऑफ एस मिलेगा यहाँ पे। एक इसको आपको नाम दे दिया इसको वाई ऑफ एस, और एक ब्लॉक फर्दर यहाँ भी ऐड करना पड़ेगा आपको नई ब्रांच में। तो अगर आप इसको क्या कहते हैं मजीद इक्वेशन इसकी देखें, तो इक्वेशन से ये पता चलेगा कि यहाँ पे जब आपको समर में जो सिग्नल मिल रहा है दैट इज इक्वल टू आर एस इंटू जी वन प्लस वाई एस इंटू जी वन, एज सेम एज इट इज जैसे कि इक्वेशन थी। यानी कि इसी को सॉल्व कर लें तो ये इक्वेशन यहाँ पे बनती है। तो लिहाजा समर को अगर आप ट्रांसफर फंक्शन ब्लॉक से आगे शिफ्ट करेंगे तो नई ब्रांच में आपको वो ब्लॉक दोबारा से डुप्लीकेट करना पड़ेगा एज इट इज। टेक ऑफ पॉइंट और समर में दोनों में काम हो रहा है। फिर अगर आपके पास ऑलरेडी एक समर ब्लॉक जो है ये ट्रांसफर फंक्शन ब्लॉक से बाद ऑलरेडी अवेलेबल है, तो आप इसको शिफ्ट करना चाहते हैं पीछे, ब्लॉक से पीछे, तो ऐसे केस में आपको नई ब्रांच में उसका इनवर्स वन ओवर जीवन, जिस तरह यहाँ पे हमारे पास जीवन था, तो आपको वन ओवर जीवन यहाँ पे एक रद डुप्लीकेट करना पड़ेगा या बना लगाना पड़ेगा, तब आपकी इक्वेशन करेक्ट होगी। क्योंकि अगर आप इस ऊपर वाले सिस्टम को देखें, इस सिस्टम में सी एस इज इक्वल की जो इक्वेशन बनती है वो बनती है सी इज इक्वल टू आर इंटू जीवन एज इट इज प्लस वाई ऑफ एस। ये बिल्कुल इस तरह बन रहा है आर इंटू जी प्लस वाई ऑफ एस, और ये इक्वेशन बन गई आपकी। ठीक है, जबकि अगर आप इस सेटअप को देखें तो सी एस आपका बनता है सी एस इज इक्वल टू आर आर प्लस वाई ओवर जीवन, ये मल्टीप्लाई होकर यहाँ पे वाई ओवर जीवन मिलेगा आपको, एंड होल इक्वेशन मल्टीप्लाई हुआ जीवन, तो जीवन बेसिकली इस यहाँ पे y की टर्म को कैंसिल कर देगा और r के साथ जीवन रह जाएगा, जो कि एज इट इज है हमारे पास पहली इक्वेशन की तरह। लिहाजा समर ब्लॉक को अगर आप ट्रांसफर फंक्शन ब्लॉक से पीछे शिफ्ट करते हैं तो आपको ब्रांच में उसका इनवर्स या वन ओवर जी आपको इंड्यूस करना पड़ेगा। फिर आपके जो समिंग पॉइंट्स हैं, अब ये मैनिपुलेशन चलती है समिंग पॉइंट और टेक ऑफ पॉइंट आपस में कैसे इंटरचेंजेबल है। ये भी टर्म बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, इसको जरा सा ध्यान से देखिएगा कि अगर आपका टेक ऑफ पॉइंट समर से पहले और आप इसको समर के बाद शिफ्ट करना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले तो आप ये देखें कि आपने इनपुट आपके पास आर एस आ रही थी, आपने टेक ऑफ पॉइंट यहाँ पे निकाला, दैट शुड बी आर ऑफ एस। अब अपना इस टेक ऑफ पॉइंट को आप समर के बाहर लेके जाना चाह रहे हैं जैसा कि यहाँ पे है। ठीक है,
तो इस केस में आर ऑफ एस, इसमें एक्स ऑफ एस फर्दर ऐड हुआ है यहाँ पे, और ये पॉइंट जो आपको मिलेगा ये आर ऑफ एस और एक्स ऑफ एस मिलेगा, जबकि आपको ये वाला पॉइंट सिर्फ आर ऑफ एस चाहिए था। लिहाजा दोबारा से आपको यहाँ पे एक्स ऑफ एस को माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे एक्स्ट्रा एडिशन मिलेगी आपको। यहाँ पे वो ऐड हो रहा है, यहाँ पे वो आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। अगर वो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो रहा था तो यहाँ पे आके ऐड हो जाएगा। इस सिंबल का ये मतलब है। प्लस माइनस का मतलब कि पॉजिटिव तो पॉजिटिव, नेगेटिव है तो नेगेटिव, और इनवर्स का मतलब है कि अगर पॉजिटिव था तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव। तो यहाँ पे वो एक्स की टर्म वापस उसमें से एक्सक्लूड की जा रही है, लिहाजा आपको नई ब्रांच में दोबारा आर ऑफ एस मिल जाएगा। ये आपको थोड़ी मैनिपुलेशन करनी पड़ती है। फिर अगर आपका टेक ऑफ पॉइंट जो है वो समर के बाद था, जैसा कि इस केस में है, हमारे पास दो इनपुट्स हैं, एक्स ऑफ एस, आर ऑफ एस, और उसके आउटपुट है सी ऑफ एस, और हम चाहते हैं कि हमारा टेक ऑफ पॉइंट समर से पीछे चला जाए। ऐसे केस में जब आप समर पॉइंट को पीछे ले जाएंगे तो आपको जो नई ब्रांच मिलेगी वो बेसिकली आर ऑफ एस की मिलेगी, और उसके अंदर एक्स ऑफ एस की टर्म नहीं होगी, लिहाजा वो टर्म आपको इंड्यूस करनी पड़ेगी। अब आपको एक्स ऑफ एस की आउटपुट चाहिए, तो आपको यहाँ पे दोनों समर अपने टेक ऑफ पॉइंट के तो नई ब्रांच में भी आपको समर ऐड करना पड़ेगा, और समर की वैल्यू को एक्स में सेम वैल्यूज ऐड करनी पड़ेगी, तब जाके आपका आउटपुट सेम आएगी। अगर आपके पास मल्टी इनपुट सिस्टम हो, जिस तरह इस केस में आपको नजर आ रहा है, तो अब मैथमेटिकली तो आपको पता है कि आर एस प्लस वाई ऑफ एस इंटू जी ऑफ एस बनेगा, और इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो आर वन आर इंटू जी ऑफ एस और वाई ऑफ एस वाई इंटू जी ऑफ एस, वाई की जगह यहाँ पे आर टू लिखा हुआ है। लेकिन अगर आपको मल्टीपल इनपुट सिस्टम मिले, दो इनपुट या दो से ज़्यादा इनपुट, तो उनकी उस सिस्टम की उतनी ही ट्रांसफर फंक्शन जनरेट होंगे। आपको अगर सिंगल इनपुट और टू इनपुट और वन आउटपुट वाला सिस्टम मिल रहा है, तो उसके सिस्टम के दो ट्रांसफर फंक्शन बनेंगे आउटपुट ओवर इनपुट के, दैट इज आउटपुट ओवर फर्स्ट इनपुट, और दूसरी इक्वेशन बनेगी आउटपुट ओवर सेकेंड इनपुट। और ऐसे में आप खैर जब उस एग्जांपल लाएंगे तो मजीद आपको समझ में आ जाएगा। फिर फीडबैक सिस्टम, ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, बड़ी आम इस्तेमाल होती है और बड़ी इंटेंसिवली इस्तेमाल होती है, इसका ज़रा ज़्यादा ख्याल कीजिएगा। ये बहुत ज़्यादा यूज होती है आपकी किसी भी क्लोज लूप सिस्टम को ओपन लूप में कन्वर्ट करने के लिए, या ओपन लूप में रिप्रेजेंट करने के लिए हम आ, ये टर्म यूज करते हैं, ये फार्मूला यूज करते हैं। यहाँ से बता देते हैं, आप फर्ज करें आपका एक यूनिटी दैट इज नेगेटिव फीडबैक सिस्टम है, और नेगेटिव फीडबैक सिस्टम के अंदर सिस्टम की इनपुट आर ऑफ एस वो समर में से गुजरती है, इसको मैंने ई ऑफ एस का नाम दे दिया, क्यों दिया फिलहाल छोड़ दें इसको। फिर हमारे पास जी ऑफ एस है, ये ब्लॉक है, फॉरवर्ड सिस्टम ब्लॉक, और सिस्टम की आउटपुट आती है दैट इज वाई ऑफ एस। लिहाजा आउटपुट ओवर इनपुट दैट इज वाई ऑफ एस ओवर आर ऑफ एस, ये सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन है एक्चुअल में। ठीक है, और सिस्टम फिर वाई ऑफ एस दोबारा से फीडबैक में जाता है, एच ऑफ एस में से गुजरता है, एच ऑफ एस में से गुजरता है, तो इसको हमने नाम दे दिया बी ऑफ एस का, और दैट इज नेगेटिवली एडेड इन द समर। तो ये नेगेटिव फीडबैक सिस्टम हो गया, आपको यहाँ पे फिर समझ मिल गया। तो ये बेसिक सिस्टम की ब्लॉक डायग्राम है, क्लोज लूप इक्वेशन है, दैट इज नेगेटिव फीडबैक सिस्टम। अगर इसमें एच की वैल्यू 1 कंसीडर कर लें तो दैट विल बिकम नेगेटिव यूनिटी फीडबैक सिस्टम। लेकिन अगर एच की कोई वैल्यू है और उसमें हम कंसीडर कर रहे हैं कोई वैल्यू है, तो हम इसको नेगेटिव यूनिटी नहीं कहेंगे, बल्कि हम कहेंगे नेगेटिव फीडबैक सिस्टम। अब ये सिस्टम अगर आपके सामने आ जाए तो इस सिस्टम को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आउटपुट और इनपुट यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, वाई ऑफ एस ओवर आर ऑफ एस है, दैट इज ये पोर्शन। ट्रांसफर फंक्शन इज इक्वल टू जी ऑफ एस ओवर 1 माइनस प्लस जी ऑफ एस एच ऑफ एस, यानी कि सिस्टम इस सिस्टम को आप एक ब्लॉक से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सिंपल एक ब्लॉक में, और उस ब्लॉक की इक्वेशन होगी जी एस इंटू 1 माइनस प्लस जी ऑफ एस एच ऑफ एस। इसको आसान अल्फाज में हम इस तरह से भी कहते हैं कि इस सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन जो है उसमें फॉरवर्ड पाथ और इसका जो नोमिनेटर है उसमें फॉरवर्ड पाथ का ट्रांसफर फंक्शन आएगा, फिर 1 माइनस प्लस होना, अगर यहाँ पे माइनस है तो इधर प्लस आएगा, और अगर इधर प्लस है तो इधर माइनस आएगा। तो ये उलट जो संबल इस संबल के हिसाब से यहाँ पे इस जगह पे संबल उलट हो जाएगा। तो
दैट इज फॉरवर्ड पाथ डोमिनेटर में ओवर 1 माइनस प्लस लूप पाथ, ये आपका लूप गेन जो है इतना, इस पूरे ये पूरा लूप इसका गेन, जो भी गेन आप वो यहाँ पे लिख लें। तो ये आपका सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन बन जाता है। अब आपका ये वाला सिस्टम जो आपको जो यूनिटी फीडबैक में नजर आ रहा है जिसमें मल्टीपल ब्लॉक भी हैं, इसको आप एक ब्लॉक में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दैट इज मैं फर्स्ट करूँ, अगर मैं इसको टी ऑफ एस का नाम दे दूँ, वाई ऑफ एस ओवर आर ऑफ एस, एक्चुअली यहाँ पे इसको मैं नाम दे दूँ टी ऑफ एस का, तो मैं आसानी से कह सकता हूँ आर ऑफ एस ब्लॉक टी ऑफ एस और आउटपुट वाई ऑफ एस। आर ऑफ एस इनपुट, फिर ब्लॉक टी ऑफ एस, और आउटपुट ब्लॉक ब्लॉक का जो आउटपुट है दैट विल कॉल वाई ऑफ एस। तो एक सिंगल ब्लॉक में रिप्रेजेंट कर सकते हैं फॉरवर्ड ब्लॉक के अंदर। तो दैट इज कॉल्ड क्लोज लूप इक्वेशन ऑफ कंट्रोल सिस्टम। इसके अंदर हम बहुत सी चीजें कंकर कर सकते हैं, बहुत सी चीजें निकाल सकते हैं। एक तो जिस तरह हमें ये सिग्नल जो नजर आ रहा है ई का नाम दिया, दैट इज एक्चुअली एरर ऑफ द सिग्नल। और हमारे हमें मैंने आपको बताया था कि हम आमतौर पे इनपुट को डिजायर्ड डिजायर्ड आउटपुट कंसीडर करते हैं और y को एक्चुअल आउटपुट कंसीडर करते हैं। अब फिलहाल फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट अज्यूम कर लें कि एच ऑफ एस 1 है। तो बेसिकली आपके डिजायर्ड सिग्नल और एक्चुअल सिग्नल, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा दैट विल बी कॉल्ड ई ऑफ एस, यानी एरर सिग्नल। अगर एरर जीरो है इसका मतलब ये हुआ कि आपकी डिजायर्ड आउटपुट और एक्चुअल आउटपुट दोनों सेम है। अगर ऐसा नहीं है तो इसका मतलब है कि देर इज सम सिग्नल, और सिग्नल आपका सिस्टम को अपने आप को मॉडिफाई करना है, तो इसलिए ई ऑफ एस की टर्म में इसको रिप्रेजेंट कर दिया। उसके बाद कुछ टर्म और भी हैं, जिस तरह की बी ऑफ एस की टर्म आ गई, दैट इज इक्वल टू वाई ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस इज इक्वल टू बी ऑफ एस। यहाँ पे ई ऑफ एस जो है इसका फार्मूला लिखा हुआ है आर ऑफ एस इंटू वाई ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस, सॉरी आर ऑफ एस माइनस वाई ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस। तो हम इसको मल्टीपल तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि ये फार्मूला हमारे पास, ये वाला यूनिटी फीडबैक का फार्मूला, ये आया कहाँ से। दोबारा एक दफ़ा रिपीट कर दूं, इसमें थोड़ी मिस्टेक हो गई है। यहाँ पे हमारे पास एक्चुअल में डिवाइड बाय आर ऑफ एस बी है। चलो, मुझे पहले ख्याल नहीं है, मुझे पहले लिख लेना चाहिए था। चले, तो ये ट्रांसफर फंक्शन बन गया इस पूरे सिस्टम का। और ये पूरा सिस्टम अगर मैं फर्ज करूँ कह दूं कि इज इक्वल टू टी ऑफ एस है, समथिंग कॉल कंबाइनली कुमुलेटिवली कॉल सम फिगर टी ऑफ एस। तो अब इस सिस्टम को रिप्रेजेंट किया जा सकता है इस तरह करके, एक अदद ब्लॉक, उस ब्लॉक का ट्रांसफर फंक्शन हो जाएगा टी ऑफ एस, और उस ब्लॉक की इनपुट होगी आर ऑफ एस, और उसकी आउटपुट होगी वाई ऑफ एस। तो ये सिस्टम इस तरह बन सकता है। ठीक हो गया, होपफुली इससे कुछ ज़्यादा समझ में आया होगा। अब बात कर लेते हैं कि ये वाली टर्म जो थी, ये ट्रांसफर फंक्शन जो था यूनिटी फीडबैक का, ये भाई जनरेट कैसे हुआ या फिर आया कैसे, तो उसको देख लेते हैं। सबसे पहले तो आपके पास सी एस ओवर ई ऑफ एस, यानी कि आपके पास, हमारे पास आउटपुट जो थी दैट इज कॉल्ड सी ऑफ एस, और इनपुट हमारे पास आ रही है एरर सिग्नल, अगर हम कंसिडर करें तो ये एरर सिग्नल। तो इसका ट्रांसफर फंक्शन बनेगा जी ऑफ एस का, b of s is equal to over c of s is equal to h of s। दैट इज सिंपल प्रोग्राम कि दैट इज कंसीडर करें आउटपुट है, ये हमारे पास इनपुट है, तो इसका ट्रांसफर फंक्शन बन जाएगा h of s। फिर हमारे पास तीसरी टर्म आती है जी ई एफ एस इज इक्वल टू आर ऑफ एस प्लस माइनस बी ऑफ एस, जो कि हम पीछे प्रूफ किया हुआ है। 1 2 3 को आप कंबाइन करें अगर आप ऊपर तीनों इक्वेशंस को, तो दैट इज सी ऑफ एस ओवर जी ऑफ एस इज इक्वल टू आर ऑफ एस प्लस माइनस सी ऑफ एस एच ऑफ एस। इन तीनों कंबाइन करके वैल्यू रिप्लेस की है सिंपल। ये सिंपल अलजेब्रा है, इसमें उसको आप देख लेंगे, कोई मुश्किल नहीं है। कोई सवाल हो तो आप बाद में पूछ सकते हैं। और उसके बाद क्या कहते हैं, हमें जो हम इंटरेस्टेड जो कि सी ऑफ एस और आर ऑफ एस में, तो इस टर्म में ऑलरेडी हमारे पास आर ऑफ एस अवेलेबल था, यहाँ पे आर ऑफ एस नहीं है, यहाँ पे आर ऑफ एस हम लेके आ रहे हैं, इस इक्वेशन को कन्वर्ट कर रहे हैं आर ऑफ एस के हिसाब से। और फिर जब इसको कंबाइन करके हम एक तरफ लेके जाते हैं और सिंपल अलजेब्रिक मैनिपुलेशन करते हैं, तो हमारे पास ये आखिरी टर्म जो है ये आ जाती है सेम एज इट इज जो ये वाली है। तो ये प्रूफ इस तरह से आ रहा है, इसको में कोई ज़्यादा नहीं है, स्टार्टअप थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है कि भाई चीज़ें आई कहाँ से हैं, वो बता दिया। बाकी में अलजेब्रिक मैनिपुलेशन वगैरह है। कोई सवाल हो तो फिर आप इसको क्वेश्चन आंसर सेशन में पूछ लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं कुछ एग्जांपल्स की।
अब ये आपके सामने एक सिस्टम गिवन है, अब ये एक बड़ा सिस्टम है जिसकी एक इनपुट है आर ऑफ एस, एक आउटपुट है वाई ऑफ एस। वाई ऑफ एस नहीं लिखा हुआ, फिर से मिस हो गया। दैट इज कॉल्ड ओके वाई ऑफ एस। सी कहीं पे सी ऑफ एस दिया जाएगा, कहीं पे वाई ऑफ एस दिया जाएगा, इसमें कंफ्यूजन हो जाएगा। ये बस याद रखिए कौन सी इस वक्त इनपुट है, कौन सी आउटपुट है। तो मेरे पास यहाँ पे वाई ऑफ एस आउटपुट है और मेरे पास ये आर ऑफ एस इनपुट है। अब इस सिस्टम को मुझे रिड्यूस करना है और एक सिंपल फॉर्म में बनाना है। तो कैसे किया जाए? सबसे पहले या तो मैं स्टेक ऑफ पॉइंट को आगे ले जाऊं, तब भी कुछ सिरा मिल सकता है। इस समर ब्लॉक को पीछे लेके जाऊं, उससे भी कुछ ना कुछ काम स्टार्ट हो सकता है। लेकिन सारे काम, हर काम में दो दो तीन तीन स्टेप इन्वॉल्व है। तो सबसे पहला स्टेप मैं ये करता हूँ कि मैं ये वाला टेक ऑफ पॉइंट जो है, मेरा ये वाला टेक ऑफ पॉइंट, इसको मैं शिफ्ट करता हूँ पीछे, यहाँ पे ले जाता हूँ। अगर मैं ऐसा करता हूँ तो मुझे सिस्टम को मॉडिफाई करना पड़ेगा, रीड्रॉ करना पड़ेगा। वो ऐसे कि एक तो मेरा ये टेक ऑफ पॉइंट अब पीछे चला गया यहाँ पे, और यहाँ पे जो भी इनपुट आ रही थी एज इट इज यहाँ पे आएगी, लेकिन मुझे तो उस जी से भी मल्टीप्लाइड चाहिए वैल्यू चाहिए थी। लिहाजा मुझे टेक ऑफ पॉइंट जो कि ब्लॉक से पीछे लेके जा रहा हूँ, तो अपनी नई ब्रांच में या इस ब्रांच में उस जी को दोबारा से इंड्यूस करना पड़ेगा। लिहाजा अगर मैं इस टेक ऑफ पॉइंट को पीछे लेके जाता हूँ तो मुझे अपनी इस ब्रांच में एक जी टू को इंड्यूस करना पड़ेगा। तो मैं सेम ऐसे ही करता हूँ। यहाँ पे मैंने उस अपने टेक ऑफ पॉइंट को पीछे ले गया इस जगह पे, और वो अपनी ब्रांच में ले आया। उस दोनों को मिलाकर लिख दिया H1 और G2 के हिसाब से, यानी कि G2 को नई ब्रांच में इंट्रोड्यूस किया और H1 के साथ को मिला के लिख लिया। बाकी मेरे पास जो सिस्टम था वो पीछे बचेगा ये वाला। ये पैरेलल सिस्टम नजर आ रहा है मुझे, दोनों आपस में सम हो रहे हैं G2 G3। तो इनको मैं कंबाइन करके एक ब्लॉक में लिख सकता हूँ G2 इंटू G3। उसके बाद जो कि कंप्यूटर पे इसको करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था ड्राइंग, तो मैंने इसका जो सोल्यूशन था उसकी स्नैप करके तो वो यहाँ पे लगा दिए स्टेप बाय स्टेप, वो आपको बता देता हूँ। तो G2 G3 मैंने यहाँ पे लगा दिया, और फिर ये टेक ऑफ पॉइंट इस तरह मिला है, और ये मेरे सिस्टम जो है G2 इंटू H1 यहाँ पे भी आ गया। ठीक हो गया। अब उसके बाद अगला स्टेप मैंने ये किया कि मैंने इस टेक ऑफ पॉइंट को इस ब्लॉक के पीछे ले गया, आगे, मतलब इससे आगे ले गया। अगर मैं ऐसा करता हूँ, अगर मैं ऐसा करता हूं तो मुझे ये अब यहाँ पे नई जो इनपुट है उसके अंदर G2 G3 एक्स्ट्रा मिल रहा है, उसको मुझे निगेट भी करना, उसको उसका वन ओवर इनवर्स भी लेना पड़ेगा दोबारा से। लिहाजा जब मैंने इस ब्रांच को आगे लेके गया तो शक्ल इस तरह बन गई, लेकिन साथ ही एक नया ब्लॉक मुझे ऐड करना पड़ा, दैट इज वन ओवर G2 इंटू G3, और वो पिछले ब्लॉक के साथ डिनोमिनेटर में आ जाएगा। हम कंबाइन करके वो इस तरह लिख लेंगे। ये स्टेप नंबर, रूल नंबर 7 था भी, क्या कहते हैं, कलबन, वो स्टेप जो थे जहां पे हम ब्रांच में शिफ्टिंग कर रहे थे वन ओवर एस के साथ। ये स्टेप था जो जो हमने क्या कहते हैं परफॉर्म किया था। ठीक है। तो खैर अगर आपको कोई स्टेप याद ना आ रहा हो या फिर उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन हो तो आप उसको मैथमेटिकली जूम करके देखें कि कैसे काम चलता है। जैसे स्टेप में मुझे यहाँ पे ऑलरेडी कोई वैल्यू मिल रही है, दैट यू कैन से W1। तो W1 और ये पॉइंट जो है ये दैट इज एक्चुअली W1 इंटू G2 प्लस G3। जब मैं नई ब्रांच यहाँ से निकालूंगा तो मेरे पास W इंटू G2 इंटू G3 मिल रहा होगा, तो उसको वन ओवर भी लगाना पड़ेगा ताकि मुझे प्योर W मिले। लिहाजा मैंने वन ओवर G2 G3 का ब्लॉक ऐड किया और कंबाइन कर लिया, तो मुझे ये नया ब्लॉक मिल गया। अब मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ, दैट ये यूनिटी फीडबैक में सॉल्व हो जाएगा ये वाला पोर्शन, उस फार्मूले से जो भी हमने प्रूफ किया था। ये दोनों सिस्टम आपस में कैस्केड हो जाएंगे। ये इस तरह से वो दोनों सिस्टम कैस्केड में हो गए थे, में नेगेटिव यूनिटी फीडबैक आया, सिस्टम कैस्केड में हो गए। अब ये दोबारा हमारे पास एक क्लोज लूप इक्वेशन बन गई, इसको दोबारा से नेगेटिव यूनिटी फीडबैक में कन्वर्ट करेंगे तो मेरे पास सिस्टम जो है ये मेरे पास एंड रिजल्ट आएगा इस ट्रांसफॉर्मेशन का। इस सिस्टम में जो कि मेरे पास गिवन था ये वाला सिस्टम, इसमें आउटपुट ओवर इनपुट दैट इज वाई ऑफ एस या सी ऑफ एस, जो भी आप इनपुट आउटपुट का नाम दे रहे हैं, वाई ऑफ एस ओवर आर ऑफ एस, इसका ट्रांसफॉर्मेशन कंबाइन करके मेरे पास जो बना वो ये वाला बना। इसमें वाई ऑफ एस की वजह सी को आउटपुट कंसिडर किया हुआ, नाम दिया हुआ इसको।
तो ये ट्रांसफर फंक्शन बन गया। तो इस तरह मैनिपुलेशन की जाती है, और एक अब कॉम्प्लिकेटेड या बड़े सिस्टम को सिंपल एक प्रॉपर प्रॉपर नॉमिनेटर डिनोमिनेटर फॉर्म में, ट्रांसफर फंक्शन फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अगली एग्जांपल, एक सिस्टम है, इसके अंदर गलती ये हुई है कि भाई G1 G2 G3 G4 ये एक नहीं है, ये G1 नहीं है, तीनों ये अलग अलग हैं। ये भी खैर टाइपिंग मिस्टेक ये बड़ी हो रही है, देख लेंगे इसको। इसको सॉल्व करना है, तो इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है? सबसे पहले तो ये जो समर ब्लॉक आपको मिल रहा है, अब ये नजर आ रहा है कि यहाँ पे ब्लॉक आ रहा है और इस समर ब्लॉक में जा रहा है, G1 की आउटपुट इस समर ब्लॉक में जा रही है, इस G2 की आउटपुट अगले ब्लॉक में जा रही है, फिर यहाँ से आउटपुट निकल रही है अगले ब्लॉक में। और खैर ये यूनिटी फीडबैक सिस्टम है, और ये वाला सिस्टम आपका फॉरवर्ड सिस्टम है, पैरेलल सिस्टम। तो हम अगर इन दो को तोड़ दें, दो की बजाय इसको चार में कन्वर्ट कर दें, तो काम हमारा मजीद आसान हो सकता है। कैसे? यहाँ पे देखें, अब ये समर को हम सिंपल पहले एक समर में ये दो इनपुट्स आ रही थी, मैंने इस समर को तोड़ दिया, या यूं कह लें कि इन दोनों को तोड़ दिया, इसको एक अलग ब्लॉक बना दिया और इसका अलग ब्लॉक बना दिया। तो ऐसा करने से मेरा सिस्टम जो है वो ये इस कंडीशन में आ गया, शक्ल में आ गया। अब ये वाला ब्लॉक मेरा फॉरवर्ड ब्लॉक बन गया, पैरेलल ब्लॉक बन गया, और ये मेरा यूनिटी फीडबैक ब्लॉक बन गया। पैरेलल को आप सम के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं G1 प्लस G2, और दैट इज यूनिटी फीडबैक, दैट इज G2 ओवर 1 प्लस G2 H1, यानी कि फॉरवर्ड पाथ ओवर 1 माइनस है तो प्लस है, प्लस लूप पाथ G2 इंटू H1। तो हमारे पास ये C ऑफ S इज इक्वल टू ओवर R ऑफ S इज इक्वल टू दिस वन, ये आपके पास सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन आ जाएगा। तीसरी एग्जांपल, ये सिस्टम है हमारे पास। अब इसको सॉल्व करना, इसको सॉल्व करने के लिए एक आइडिया तो ये कि हम इस समर ब्लॉक को आगे ले जाएं, लेकिन उससे ज़्यादा आसान तरीका ये कि हम इस समर ब्लॉक को दो हिस्सों में तोड़ रहे हैं, उससे काम करना मज़ीद आसान हो जाएगा। जैसा कि यहाँ पे सॉरी, इस समर ब्लॉक को हमने क्या कहते हैं शिफ्ट किया इस तरफ, इस G1 से आगे ले गए, G1 से आगे ले जाने के से आगे ले गए हैं, तो थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करना पड़ेगा, और साथ में ये अब इसको सॉल्व करना आसान हो जाएगा, जैसा कि यहाँ पे है। ओके, G1 के ब्लॉक को हमने समर ब्लॉक को हम आगे ले गए, और उसके बाद क्या कहते हैं मजीद हमने समर को आपस में रिप्लेस कर दिया, इंटरचेंज कर दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता इक्वेशन के अंदर। हाँ, हमारा पहले स्टेप में जब हमने इस ब्लॉक को, इस समर ब्लॉक को आगे शिफ्ट किया था, तो हमें सिस्टम मॉडिफाई करना पड़ा था G1 के हिसाब से। पहले मेरे पास G1 जो था वो इधर था, अब H1 के साथ भी इसको ऐड करना पड़ेगा, इस समर को आगे ले गए तो जहाँ पे ये नजर आ रहा है, उसके बाद इन दोनों को आपस में रिप्लेस कर दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, ये एक ब्लॉक बन गया और ये दूसरा ब्लॉक बन गया। अब ये दोनों ब्लॉक अलग रिप्रेजेंट हो गए, और हमारे पास सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन आ गया ये वाला। आखिरी चौथी एग्जांपल, आखिरी नहीं है, चौथी। एक सिस्टम है जिसमें हमारे पास आर ऑफ एस इनपुट के तौर पे आ रहा है, और एक और इनपुट है दैट इज कॉल्ड डी ऑफ एस, और एक आउटपुट है दैट इज कॉल्ड सी ऑफ एस, सिंगल इनपुट टू आउटपुट, सिंगल आउटपुट टू इनपुट सिस्टम। ऐसे केस में जिसमें हमारे पास मल्टीपल इनपुट हों, तो हमारे पास उतनी ही ट्रांसफर फंक्शन बनते हैं जितनी इनपुट्स होती हैं, लिहाजा इसकी दो ट्रांसफर फंक्शन बनेंगे। सबसे पहले तो देखते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करना है, रिड्यूस कैसे करना है। तो ये समर हमें नजर आ रहा है, ये समर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि इसमें तीन इनपुट्स हैं और एक आउटपुट है। तो वाई नॉट कि हम इसको तोड़ के दो दो ब्लॉक्स बना लें, हम इसका क्या कहते हैं एक की बजाय दो सम ब्लॉक बना लें। अब इसके दो सम ब्लॉक बनाएंगे, तो एक हमारे पास ये वाला बन जाएगा पैरेलल का बन जाएगा, और एक समर बन जाएगा फीडबैक का। तो जैसा कि यहाँ नजर आ रहा है, अब इसके बाद ये यूनिटी फीडबैक में सॉल्व हो जाएगा, नेगेटिव फीडबैक में, और ये सिंपल पैरेलल में सॉल्व हो जाएगा। तो ये एक ब्लॉक, ये दूसरा ब्लॉक, फिर एक इनपुट सम है,
फिर एक सिंपल ब्लॉक और एक फीडबैक ब्लॉक। ये फॉर्म आ जाएगी, बट सिंपल सबसे सिंपल फॉर्म आ जाएगी, जैसा कि यहाँ पे गिवन है। अब ये फॉर्म आ गई, उसके बाद अब करना ये है कि हमारे पास सिस्टम के दो ट्रांसफर फंक्शन बनेंगे। एक बनेगा सी ऑफ एस ओवर आर ऑफ एस का, और दूसरा बनेगा सी ऑफ एस ओवर डी ऑफ एस का। तो अगर हम सी ऑफ एस ओवर आर ऑफ एस का ट्रांसफर फंक्शन लेंगे, तो ऐसे केस में डी ऑफ एस को निगलेक्ट कर देंगे, इसको जीरो कंसिडर कर लेंगे। अब इसको जीरो कंसिडर करने का मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो सिस्टम बना, इसमें जी वन प्लस जी टू इंटू जी थ्री ओवर वन प्लस जी थ्री एच वन एज इट इज इंटू जी फोर, आपस में सिंपल डायरेक्टली मल्टीप्लाई हो रहे हैं, कैस्केड में लगे हुए हैं। और फिर यूनिटी फीडबैक हमारे पास एच वन बन गया, तो इसका क्या कहते हैं, ट्रांसफर फंक्शन निकल आएगा। डी हम जीरो कंसिडर कर रहे हैं, इसमें कोई इसका रोल नहीं है, तो ये सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन बन गया सी एस ओवर आर ऑफ एस का। और जो कि सेकंड इनपुट के लिए दोबारा से इसको बनाएंगे, दैट इज डी ऑफ एस। अब डी ऑफ एस, अब इसमें आर ऑफ एस को नेग्लेक्ट कर दिया, आर ऑफ एस को जीरो कंसिडर किया, डी ऑफ एस इनपुट कंसिडर कर लिया और सी ऑफ एस आउटपुट कंसिडर कर लिया। तो ये सिस्टम बना। इसको रीड्रॉ कर लें इस तरह के, थोड़े से साफ साफ करके लिख लें ताकि समझ में आना आसान हो जाए। तो रीड्रॉ किया तो मेरे पास इस तरह की शक्ल आ गई, इसमें कोई खास रॉकेट साइंस नहीं लगाई है। डी ऑफ एस इनपुट है, सी ऑफ एस आउटपुट है, और कंबाइंड ट्रांसफर फंक्शन निकाला तो वो हमारे पास ये बन गया। अब सिस्टम के दो ट्रांसफर फंक्शन बने हैं, दो इनपुट्स के हिसाब से। अगली एग्जांपल हमारे पास आती है एग्जांपल नंबर 5। ये दो एग्जांपल जो है ना, ये आप लोगों की होम असाइनमेंट के लिए है। ये आप लोग होम असाइनमेंट में करेंगे और इसको खुद सॉल्व करके इसको जमा कराएंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं लेक्चर खत्म करूँ, ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन का ये टॉपिक आपका खत्म हो गया यहाँ पे। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में सिस्टम की ट्रांसफर फंक्शन एनालिसिस को देखेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।